ड्रग्स केस में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर सकती है। बताया जा रहा है कि अब तक की पूछताछ से पता चला है कि तीनों अभिनेत्रियों ने ड्रग्स से जुड़े एनडीपीएस एक्ट की कई कानूनों को तोड़ा, जिसमें नशीले पदार्थ का सेवन, उन्हें अपने पास रखना और ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी शामिल है। पूछताछ में भी सारा और श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स से जुड़ी चैट की बात स्वीकार की। एनसीबी अब पूछताछ के बाद जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। 4 व्यक्तियों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा सुल्तान और श्रद्धा कपूर। पूछताछ में क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। वो जो भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वो कोर्ट के सामने रखा गया। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर ये फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदा दौर के वो नाम हैं जो ना सिर्फ ए ग्रेड की हीरोइन हैं बल्कि इनका अपना भी रसूख बहुत ज्यादा है। इनका नाम एनसीबी की लिस्ट में शामिल होने के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। इस केस से किसी भी अभिनेत्री के पुराने व्हाट्सएप चैट भी उन पर भारी पड़ रहे हैं, तो किसी अभिनेत्री के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की गवाही। यही वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री के वो चेहरे भी डरे सहमे बैठे हैं जिनका नाम अब कभी भी इस केस में सामने आ सकता है। ड्रग्स की दलदल में फिल्म इंडस्ट्री, एक चैट ने बेनकाब किए कई चेहरे। ड्रग्स मंडली में हीरोइन का हीरो कौन? न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ कुछ और नए सबूत लगे हैं। इस व्हाट्सएप चैट में दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश और सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बीच बातचीत हुई है। ये व्हाट्सएप चैट 28 अक्टूबर 2017 की है, जिसमें लिखा है, अनिर्बान और मैंने बात कर ली है। सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में क्वान मुझे 5% कमीशन देगा और मेरी अकाउंट टीम आपसे बात करेगी। फिल्म में एक्स्ट्रा कमीशन लिया गया तो वापस करेंगे। पक्का, मैं सुरजीत से बात कर लूंगी। दीपिका की पिक्चर भेजी? क्यों क्यों क्यों? क्या तुम दोनों प्री ड्रिंक्स के लिए आ रहे हो? अरे जबरदस्त, हम तो रात 11 बजे तक कोको आने वाले थे। ड्रिंक्स पर ऑफिस के कुछ लोगों से मिलना था। क्या सोशल लाइफ है हमारी। ऑफिस वाली पार्टी जल्द खत्म करके आती हूँ। ये कूल, मैं खुश हूँ कि तुम आ रही हो। आज मैंने नया हेयर स्टाइल रखा है, बिल्कुल नया लुक। दीपिका, करिश्मा और जया के बीच की जो व्हाट्सएप चैट अभी हमने आपको दिखाई, वो तो बस एक ट्रेलर भर थी। इसी चैट के कुछ घंटों बाद दीपिका और करिश्मा के बीच जो चैट होती है, इसी चैट्स ने दीपिका को एनसीबी के रडार पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इस चैट्स में सीधे सीधे ड्रग्स की बात हो रही थी। 28 अक्टूबर 2017 की रात जब घड़ी के कांटे 10 बजा रहे थे, तब अचानक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बीच व्हाट्सएप पर एक चैट होती है, जिसमें ड्रग्स का जिक्र किया जाता है। तुम्हारे पास माल है? माल है, लेकिन घर पर है। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें माल चाहिए तो मैं अमित से बोल देती हूँ। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, बीट नहीं। हाँ हैश। तुम कोको कितने बजे आ रही हो? 11:30 बजे से 12 बजे तक। शेल कितने बजे तक वहाँ रहेगा? इसी तरह जांच एजेंसियों के हाथ 29 अक्टूबर 2017 की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट शाम 4:49 की है, जिसमें दीपिका पादुकोण और जया साहा के बीच किसी पार्टी को लेकर कुछ बातें हो रही है। मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूँ। बुधवार रात सिर्फ यंगस्टर्स। ओह अच्छा, बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है, लेकिन मैं उसे टाल सकती हूँ। मैं इस नए हेयर कट में नई लग रही हूँ। पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। मुझे सोचने दो कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। ड्रग्स एंगल में दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश की इन्हीं व्हाट्सएप चैट ने जांच एजेंसियों को नए सिरे थमा दिए। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को इस बात का भी पता चला है
कि जिस ग्रुप में ड्रग्स को लेकर चैट हुई, दीपिका उस ग्रुप की एडमिन है। यानी ग्रुप में दीपिका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता था। दरअसल एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने जिन 25 नामों का जिक्र किया, उनमें एक नाम श्रद्धा कपूर का भी शामिल है। इस बीच श्रद्धा कपूर से जुड़ी न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि श्रद्धा कपूर और जया साहा के बीच सीबीडी ऑयल वाली जो व्हाट्सएप चैट हुई थी, उससे श्रद्धा कपूर ने कबूल कर लिया है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई एक एक्सक्लूसिव जानकारी उभरकर सामने आ रही है। एनसीबी की पूछताछ में श्रद्धा कपूर ने अधिकारियों को साफ तौर पे बताया कि उन्होंने जया शाह से सीबीडी ऑयल अपनी थकावट दूर करने के लिए मांगा था। सीबीडी ऑयल उन्होंने केवल एक स्ट्रेस बस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया था, न कि ड्रग के तौर पर। और आइए अब हम आपको जया और श्रद्धा के बीच हुई वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाते हैं, जिसने श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी के रडार पर ला दिया। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जनरल के साथ भेज रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद। जवाब में स्माइली भेजती है। सुनो, मैं फिर भी एसएलबी से मिलना चाहती हूँ। इस ड्रग्स चैट के अलावा भी कुछ ऐसी बातें थी जिनकी वजह से जांच एजेंसियों के शक की सुई श्रद्धा कपूर पर टिक गई। ड्रग्स केस में कैसे फंसी श्रद्धा? रिया ने लिया श्रद्धा का नाम, जया साह ने लिया श्रद्धा का नाम, भावना झील के बोटमैन ने नाम लिया, सुशांत के फार्म हाउस के केयर टेकर ने लिया श्रद्धा का नाम, सुशांत के ड्राइवर ने लिया श्रद्धा का नाम। ड्रग केस में सारा अली खान की एंट्री भी रिया चक्रवर्ती के जरिए हुई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के जिन 25 लोगों की लिस्ट जांच एजेंसियों को सौंपी थी। फिलहाल ड्रग्स मामले को जिस तरह से एनसीबी खंगाल रही है, उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान नई साजिश चल रहा है। इस नई साजिश के तहत पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को बिना हथियार के कश्मीर में घुसपैठ करवाई जा रही है। दरअसल भारतीय फौज रूल ऑफ एंगेजमेंट के तहत अगर एलओसी पर कोई घुसपैठिया बिना हथियारों के दिखाई देता है तो गोली नहीं चलाती। भारतीय सेना की इसी नीति को देखते हुए पाकिस्तान घुसपैठ की नई साजिश रच रहा है। अपनी इस नई साजिश के तहत पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ के बाद उन्हें ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश करता है। पाकिस्तान आतंकियों को ज्यादातर चीन में बने हथियार देता है। पिछले दिनों भारतीय सुरक्षा बल ने चीन में बने हथियारों की एक बड़ी खेप भी बरामद की थी, जो ड्रोन के जरिए भारत में भेजी गई थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि घर के बाहर सीसीटीवी लगाने के मुद्दे पर एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ विवाद हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में उनका मोहल्ला युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के सभी घरवाले भी इस लड़ाई में उतर आए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। हर कोई एक दूसरे पर हमला करता हुआ दिखाई दिया। इस हंगामे की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। काफी देर तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे से लड़ते रहे। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं, लेकिन इसके बावजूद वो शांत नहीं हुए। लड़ाई के साथ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। उसके घर की कई चीजें तोड़ दी गईं। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। बताया गया कि पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज ने एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े 4 बड़े सितारों के नाम बताए हैं। हालांकि ये 4 बड़ी फिल्मी हस्तियां कौन सी हैं, ये फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। ड्रग्स के मामले में एनसीबी ने क्षितिज को गिरफ्तार किया है और आज उसकी कोर्ट में पेशी है। पूछताछ में क्षितिज ने बताया कि फिल्म जगत के 4 जाने माने चेहरे इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। हालांकि एनसीबी ने साफ किया कि उसने अभी तक किसी और व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन नहीं किया है। एक व्यक्ति जिनसे पूछताछ हो रही थी, मिस्टर क्षितिज के प्रसाद, he has been placed under arrest. He will be produced before the honorable court. उत्तर
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया गया कि कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। बीच सड़क पर हुए इस हादसे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। कार से उठ रही आग की ऊंची लपटों ने आसपास मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। कुछ लोग तो सड़क पर रुककर इस हादसे को देखने लगे, तो बाकी वहां से तेजी से निकलते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि लोगों ने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने आग को बुझा दिया। अफ्रीकी देश कैमरून में राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष ने एक रैली की। वहां की कई विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से राष्ट्रपति पॉल बिया के 40 साल से चले आ रहे शासन को खत्म करने की मांग कर रही हैं, जिसके लिए एक बार फिर उन पार्टियों से जुड़े लोग और समर्थक कैमरून के सबसे बड़े शहर डुआला की सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस रैली में शामिल कई लोग पैदल चल रहे थे, जबकि कई लोग बाइकों पर बैठकर मार्च करते नजर आए। इन लोगों ने वहां जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और लोगों को शांत कराने लगा। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके बाद धीरे धीरे सभी प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। सीमा पर टकराव के बीच दिखावे के शांति की बात करने वाले चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का परिवहन और बुनियादी ढांचा सीमा पर लंबे समय तक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। भारत की फौजें दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित मानी जाती हैं, लेकिन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत की ताकत से इतना बौखला गया है कि उसका दावा है कि भारतीय सेनाएं, खासतौर पर जो चीन सेना सीमा पर तैनात है, वो अपनी सरकार की भी नहीं सुनती। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार के आदेश पर ही अभी तक भारतीय फौज संयम बरत रही है। इस बीच रक्षा मंत्री ने चीन की हरकतों को देखते हुए उसे एक बार फिर चेतावनी दी और साथ ही कहा कि अब भारत की सेना बराबरी की हैसियत से चीन के साथ बर्ताव करती है और अगर कोई हरकत की तो माकूल जवाब दिया जाएगा। 2020 में मैंने 2020 में जब भारत की सेना चीन के सैनिकों के साथ जब इंगेजमेंट करती है तो बराबर की हैसियत से करती है, दबकर नहीं करते हैं। लेकिन गलतफहमी कुछ लोगों के द्वारा पैदा की जा रही है, डटकर करते हैं इंगेजमेंट। और यदि भारत की तरफ कोई भी ताकत टेढ़ी निगाह रखेगी तो उसका माकूल जवाब देने की ताकत भारतीय सैनिकों में है। चीन की पैदल सेना का हौसला पस्त हो चुका है। ये बात चीन के सैन्य अधिकारी भी समझते हैं और इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना ने मिलकर LAC के नजदीक अपनी वायुसेना के बड़े बड़े बेस तैयार किए हैं। सुरक्षा मामलों की एक संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने ये बेस डोकलाम विवाद के बाद बनाने शुरू किए थे और कई बेस लद्दाख में बड़े तनाव के बाद बनाए गए। चीन के एयरबेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास हैं। शांति पाठ की आड़ में शी जिनपिंग की साजिश। दुनिया के मंच पर शांति की बात। सरहद पर लगाई हवाई खाक। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह पर नेताओं ने कोरोना वायरस की वजह से अपने भाषण रिकॉर्ड करके चलाए, लेकिन इसकी गूंज दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे चीन को निशाने पर लिया। The Chinese government and the World Health Organization, which is virtually controlled by China, falsely declared that there was no evidence of human-to-human transmission. Later, they falsely said people without symptoms would not spread the disease. The United Nations must hold China accountable for their actions. अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों के कारण चीन दुनिया भर में बहुत बदनाम हुआ है और उसे नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तेवर संयुक्त राष्ट्र के भाषण में जरा नरम नजर आए। 形态争论跨越文明冲突陷阱，相互尊重各国自主选择的发展道路和模式，让世界多样性成为人类社会进步的不竭动力。 人类文明多彩多姿的天然形态。
शी जिनपिंग दुनिया के साझा मंच से शांति का पाठ कर रहे हैं, लेकिन असली सूरत कुछ और है। वो दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन सरहद के उस पार की तस्वीरों से साफ है चीन जंग की तैयारियों में पूरी ताकत झोंके हुए है। चीन भले ही यह दावा कर रहा है कि वो अपनी विस्तारवादी नीति छोड़कर बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन एलएसी के पास सैनिकों की भारी तादाद और हथियारों का जमावड़ा यह संकेत दे रहा है कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, एलएसी के आसपास के एयरपोर्ट्स पर चीन नए हैंगर बना रहा है, नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और रनवे की लंबाई भी बढ़ा रहा है। चीन की इस तैयारी की तस्दीक कर रही हैं सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें। ये सबसे पहली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चीन के नागरी एयरपोर्ट की है जो तिब्बत में है। ये तस्वीर मार्च 2020 में ली गई थी, तब चीन ने यहां निर्माण का काम शुरू कराया था। अब इसी एयरपोर्ट की सितंबर 2020 में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर देखिए, पूरी सूरत ही बदल चुकी है। रनवे का एक छोर जो पहले खाली था, वहां एयरक्राफ्ट के लिए नए शेल्टर बना दिए गए। इसके अलावा एप्रन एरिया को बढ़ाया गया है, घर बनाए गए हैं और टेक्निकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए नए निर्माण पूरे हो चुके हैं। साथ ही सेना के विमानों को लड़ाकू पोजीशन लेने के लिए 4 नए फ्लैंकर्स भी बनाए गए हैं। अगर हवाई कनेक्टिविटी मिल जाती है तो वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी ना सिर्फ मोबिलिटी प्रोवाइड करती है बल्कि टाइम भी बचाती है। तेजी से और आसानी से ट्रूप्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। अब चीन की ये दूसरी तस्वीर देखिए जो तिब्बत के नागरी एयरपोर्ट के नजदीक की है। ये तस्वीर गैरजे इलाके की है। ये तस्वीर भी सितंबर 2020 में ली गई है। गैरजे इलाके के नजदीक चीन ने नया रनवे तैयार किया है। इसके साथ ही नया हेलीपोर्ट भी बनाया गया है और यहां पर विमान और हेलीकॉप्टर रखने के लिए नए हैंगर बनाए गए हैं। नागरी एयरफील्ड जो कि पंगांगशो से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, वहां पर चीन अपने हवाई बेड़े की तैनाती को बढ़ा रहा है। मेरी नज़र में ये चीन की तरफ से एक डिफेंसिव एक्शन है, क्योंकि चीन भारतीय वायुसेना से बहुत ज्यादा भयभीत है। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि चीन की मंशा क्या है। अब शांति पाठ की आड़ में चीन की अगली साजिश देखिए। यह तस्वीर है तिब्बत के डैमजंग इलाके की। सितंबर 2020 में ली गई इस तस्वीर में दिख रहा है कि चीन यहां बने 5000 मीटर लंबे 2 रनवे की मरम्मत करने में जुटा है। डैमजंग एयरपोर्ट 1955 में बनाया गया था, लेकिन अरसे से यहां विमानों की आवाजाही बंद थी। यानी चीन अब इस एयरपोर्ट को सेना के लिए फिर खोल रहा है। चीन ने 2017 के बाद से ही लगातार एलएसी के नजदीक अपने सैन्य ठिकाने की गिनती बढ़ाई है। चीन ने यह काम तभी शुरू कर दिया था जब 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था। वैश्विक सुरक्षा सलाहकार संस्था स्ट्रेटफॉर की रिपोर्ट के मुताबिक विवाद के बाद चीन ने एलएसी के नजदीक 13 नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इनमें 5 नए हवाई ठिकाने, 5 नए हेलीपोर्ट भी बनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 में से 4 नए हेलीपोर्ट लद्दाख विवाद के बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ पर काम जारी है। संयुक्त राष्ट्र में शांति की बात करने वाले चीन की असल सूरत ये है। चीन की इन चालबाजियों की पूरी जानकारी भारतीय सेना को भी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दुकान में आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि आग जिस इलाके में लगी वहां हाल ही के दिनों में इस तरह की कई हादसे हो चुके हैं। और इसी बीच एक दुकान भी आग की लपटों में घिर गई। आग की लपटें इतनी तेजी से दुकान से निकलती नजर आई कि उन्हें देखकर लोग डर गए। आसपास कई दुकानें भी थीं जिनमें आग के फैलने का खतरा था, इसलिए लोगों ने बिना देरी किए दमकल विभाग को इसकी खबर दी। हालांकि तंग गली होने की वजह से वहां दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, लिहाजा पाइप को वहां पहुंचाया गया और फिर आग बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान की सभी चीजें जलकर राख हो चुकी थी। किसानों से जुड़े बिल पर टकराव के बाद बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है।
शिरोमणि अकाली दल से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने पहले ही कृषि बिलों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार को चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एनडीए से अलग होने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि किसानों से जुड़े बिल पर सहयोगी दल को विश्वास में नहीं लिया गया। सुखबीर बादल का दावा है कि किसानों का समर्थन करते हुए उनकी पार्टी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार जेड़ी एनडीए की सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डीनेंस लियांदे है जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही मने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग अब पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने 1100 मकानों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि आग की भीषण लपटें तेजी से वहां के इलाकों को अपनी जद में लेती जा रही हैं। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखाई दिया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में आग की लपटें इतनी डरावनी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। दिन के उजाले में वहां से उठने वाला धुआं पूरे आसमान में फैला नजर आया, जिसकी वजह से इलाके में कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। कई विमान भी दिन रात लपटों पर केमिकल का छिड़काव और पानी की बौछार करते नजर आए। लगातार फैल रही आग की वजह से प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने का आदेश दिया। शिवसेना और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच शिवसेना के सबसे तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने मुंबई में गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ये मुलाकात एक होटल में हुई। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया, जो कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू से जुड़ी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी इस बात से इनकार किया कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कोई नए समीकरण बन रहे हैं। आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये भिन्न विचाराचे भिन्न पक्षाचे लोक असे अधूनमधून भेटत असतात, त्याचा अर्थ ते काहीतरी त्यातून बातमी निर्माण होणार असं नाही। आणि गेल्या 9 महिन्यामध्ये जी चर्चा चालते की हे सरकार जाणार त्याच्यामध्ये कधीही देवेंद्रजीने मी आमच्या कुठल्याच नेत्याने हे सरकार जाणार आहे आमचं सरकार येणार आहे असं म्हटलं नाही। ते सरकार जाण्यासाठी आम्ही कुठले प्रयत्न करत नाही आहोत। आम्ही हे मात्र म्हणतो, ते सर्वसामान्य माणूस म्हणतो की हे सरकार अंतर्विरोधामुळे पडेल। तर जेव्हा पडेल तेव्हा काय पुढे बघू, आम्ही काही ते पडण्यामध्ये भूमिका बजावणार नाही। यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में लोगों को आसमान में खाना खिलाने वाला रेस्टोरेंट कई महीनों बाद फिर से खोल दिया गया। इस अनोखे रेस्टोरेंट में लोग जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 160 फीट की ऊंचाई पर बैठकर पेट पूजा करते हैं। जिसकी सामने आई तस्वीरों को देखकर तो लगा कि लोग रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि किसी अम्यूजमेंट पार्क में झूला झूलने वाले हों। सामने कई एलईडी स्क्रीन भी लगी दिखी। एक सुरक्षा कर्मी ने लोगों को सीट बेल्ट पहनाई और फिर म्यूजिक और लाइटों के बीच शानदार तरीके से लोगों को लिफ्ट किया गया। ऊपर जाते जाते लोगों की धड़कनें भी बढ़ने लगी। नीचे लोग उनका वीडियो बनाते दिखे और फिर हवा में 164 फीट की ऊंचाई पर क्रेन रुक गई। इसके बाद हवा में ही पकवान बनाए गए और खाना पीना शुरू हो गया। तब जाकर एहसास हुआ कि वो कोई झूला नहीं बल्कि वाकई रेस्टोरेंट है। लोगों ने हवा में खाने का मजा तो लिया ही, साथ ही वो पूरे शहर के खूबसूरत नजारे को निहारते भी दिखे। रेस्टोरेंट में पहले सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए टेबल का डिजाइन ही बदल दिया गया। एक बड़ी चौकोर टेबल की जगह 8 गोल टेबलें लगा दी गईं और हर टेबल के बीच 1.5 मीटर का फासला रखा गया ताकि कोरोना फैलने का खतरा कम से कम रहे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ड्रग्स के बढ़ते चलन पर चिंता जताई है, साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच पर पूरा भरोसा भी जताया। नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो काम कर रहा है और उसको ईमानदारी से काम करने दिया जाए। ड्रग्स कहीं भी हो, ये चिंता की बात है। बिहार के बेतिया में गंडक नदी के उफनने से कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद
गंडक बैराज से जो पानी छोड़ा गया उससे नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया और इस वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घर छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने नाव का सहारा लिया और सुरक्षित जगहों के लिए निकल पड़े। सामने आई एक तस्वीर में लोग नाव पर बैठकर बाढ़ वाले इलाके से निकलते हुए दिखाई दिए। बाढ़ में कई झोपड़ियां भी डूबी नजर आईं। इन झोपड़ियों के पास पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। लोगों ने बताया कि अभी तक प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निंदा करने वाला एक बड़ा कारोबारी अब अपनी आगे की जिंदगी जेल में काटेगा। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल के कारोबारी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य रह चुके रेन जेजांग को भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने एक लेख में शी जिनपिंग को जोकर बताया था और कोरोना वायरस पर सरकारी रवैये की आलोचना की। बताया गया कि इसके बाद उन्हें इसी साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था और जुलाई में पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि रेन जेजांग ने जनता से रिश्वत ली और पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल भी किया। बताया गया कि रेन जेजांग ने भी पार्टी की सभी शर्तों को मानते हुए उन्हें मिली सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील करने से इनकार कर दिया। इटली के टस्कनी में आए बवंडर ने भारी तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा से कई लोग घायल हो गए, जबकि हजारों लोगों पर इसका असर पड़ा, क्योंकि बवंडर की वजह से हजारों मकान बर्बाद हो गए। सामने आई तस्वीर में एक इलाके के सभी मकानों पर बवंडर का असर देखने को मिला। उन मकानों की छतें पूरी तरह से टूटी हुई नजर आईं। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर देखने को मिला। टेनिस का एक स्टेडियम भी पूरी तरह से तबाह हो गया। इसी तरह हजारों पेड़ भी भयानक बवंडर का सामना नहीं कर सके। एक इलाके में तो सभी पेड़ जड़ों से उखड़े नजर आए। बाद में उन पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम भी शुरू किया गया। खबर है कि पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटी है। चीन का सबसे खास दोस्त पाकिस्तान भी अब उसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी चीन के सबसे चर्चित ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री शिबली फराज ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया है कि इमरान खान मानते हैं कि टिकटॉक ऐप के कारण पाकिस्तान में अपराध और अश्लीलता बढ़ रही है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की इमरान सरकार ने टिकटॉक के इस ऐप से अश्लीलता वाले कंटेंट तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए थे। जुलाई में भी पाकिस्तान सरकार ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री हटाने के सख्त आदेश दिए थे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोगों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर हजारों लोग प्रधानमंत्री के आवास के बाहर इकट्ठा हो गए। हाथों में पोस्टर और अपने देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने लॉकडाउन की भी परवाह नहीं की, जिसे सरकार ने हाल ही में सख्ती के साथ दोबारा लागू किया था। यही वजह रही कि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया, जिससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले हजारों की संख्या में लोग राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने पीएम पर पनडुब्बी घोटाले का आरोप लगाया और नकली पनडुब्बी लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक क्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से पराली से भरी एक गाड़ी को जलने से बचा लिया। दरअसल जिस गाड़ी में पराली लदी थी, बिजली की तारों से वो छू जाने की वजह से उसमें आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी से आग की लंबी लंबी लपटें उठने लगी। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक क्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से गाड़ी को ही पलट दिया। गाड़ी पलटने के साथ ही उसमें से पराली निकलकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिल्म जगत में ड्रग्स के मामले को लोकसभा में उठाने वाले बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अगर युवाओं के लिए आवाज उठाने पर उन्हें कोई गोली भी मार दे तो वो उसके लिए भी तैयार है। हालांकि धमकी मिलने की बात पर रवि किशन ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। इसके अलावा फिल्म जगत में उनके 2 प्रोजेक्ट के बंद होने के पीछे उन्होंने साजिश का शक जताया। रवि किशन के मुताबिक उन्होंने एक फिल्म और एक वेब सीरीज साइन की थी, लेकिन अचानक दोनों ही प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। रवि किशन ने लोकसभा में ड्रग्स का मामला उठाया था, जिसके बाद कई बड़े अभिनेताओं ने उनकी आलोचना की थी। हालांकि जया बच्चन ने तो संसद में ही उनकी आलोचना की थी। प्रोजेक्ट्स तो कुछ साइन थे, वो अचानक हमको
बताया कि वो फिजल आउट हो रहे हैं और अब वो प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो भगवान जाने क्या है, ये खेल हमको नहीं पता, मैंने उस पर गौर नहीं किया। कुछ भी हो सकता है, साजिशन है या नेचुरली हुआ है, लेकिन एक साथ दो प्रोजेक्ट, एक वेब सीरीज़ थी, एक फिल्म थी, एक ही दिन में दो जाना थोड़ा हमारे लिए भी आश्चर्य रहा, कि क्वाइट शॉकिंग भी रहा। ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का सामना कर रही अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपने खिलाफ हो रही मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में रकुल प्रीत सिंह ने कहा है कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। कुछ दिन पहले भी रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मामले से जुड़ी एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ प्रसार भारती और एनबीए को नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मोबाइल फोन के टावर पर चढ़े एक आदमी को पुलिस ने कई घंटों के हंगामे के बाद सुरक्षित उतार लिया। बताया गया कि ये आदमी अपनी पत्नी से परेशान था और पुलिस की शिकायत करने के बाद भी इसका आरोप था कि उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसी बीच वो आदमी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया, जिसे देखकर सभी लोगों की सांसें अटक गईं। वो आदमी टावर से कूदकर अपनी जान देने की बात कहने लगा, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को इसकी खबर दी। अरे प्रशासनिक अधिकारी आ रहे, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को उसे मनाने में कई घंटों का वक्त लग गया। हालांकि बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया और लोगों की आवाज सुनकर टावर से नीचे उतरने लगा। जब वो जमीन पर आ गया तब जाकर लोगों की जान में जान आई। बाद में पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने का उसे भरोसा भी दिया। ड्रग्स केस में फिल्म जगत की 3 बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने कल हुई पूछताछ के बाद तीनों अभिनेत्रियों के फोन जब्त कर लिए हैं। एनसीबी की टीम अब फोन की फॉरेंसिक जांच करवाएगी ताकि ड्रग्स मामले से जुड़े और सबूत जुटाए जा सकें। इसके अलावा एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा और सिमोन खंबाटा का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि फोन की फॉरेंसिक जांच के बाद इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े कुछ और राज भी खुल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। न्यूज़ 18 को इस बात की पुख्ता जानकारी हाथ लगी है कि एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने आखिर किन किन बातों को कबूल किया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से जो खबर न्यूज़ 18 के हाथ लगी है उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। दोनों अभिनेत्रियों ने जहां खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया है, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया है। नशा मंडली पर बेहद चौंकाने वाला दावा। एनसीबी की जांच में ड्रग्स गैंग के बड़े सबूत। ड्रग्स चैट पर दीपिका पादुकोण का बड़ा कबूलनामा। श्रद्धा कपूर ने खोले सनसनीखेज राज। सारा अली खान का चौंकाने वाला दावा। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों का ड्रग्स एंगल में फंसना फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया के पास इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है, जिसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि एनसीबी के सवालों का जवाब देते हुए दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को कबूल कर लिया। न्यूज़ 18 इंडिया के पास इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दीपिका पादुकोण ने ये बात नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के सामने कबूल ली है कि 2017 की जो व्हाट्सएप चैट है वो और किसी की नहीं बल्कि खुद दीपिका पादुकोण की हैं। एनसीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात का दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली। दीपिका ने मान लिया कि उन्होंने जय साहा और करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स चैट की, लेकिन ड्रग्स के सवाल पर दीपिका पादुकोण ने कोई जवाब नहीं दिया। एनसीबी के सामने पूछताछ के दौरान दीपिका ने कई सवालों पर चुप्पी साधी। मैं समझता हूं कि
जो ड्रग्स का कनेक्शन निकला है बॉलीवुड से, वो बहुत ही चिंता करने वाला है, बहुत ही चिंतित करने वाला है। और हम जैसे लोगों का यही कहना है कि नाम कितना भी बड़ा हो, इस ड्रग्स कनेक्शन का तह तक जाना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी जो हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी हमारा किसी से पर्सनली हम किसी के दुश्मन नहीं है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग चैट से जुड़ा हुआ ये मामला एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां रोजाना कई चौंकाने वाले सच उभर कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल एनसीबी के हवाले से श्रद्धा कपूर से जुड़ी हुई अहम खबर आ रही है। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए कई अहम दावे किए हैं। दीपिका पादुकोण की तरह ही श्रद्धा कपूर भी इस मामले में एक बेहद अहम किरदार है। न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर श्रद्धा कपूर ने कुछ बेहद सनसनीखेज दावे किए हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा कपूर ने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेते थे। एनसीबी के सामने कबूल करते हुए श्रद्धा कपूर ने इस बात का भी दावा किया है कि फिल्म छछोरे की रिलीज के दौरान हुई पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने ये भी दावा किया कि वो किसी भी तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करती। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा से चैट की बात कबूल की है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी के सामने छछोरे फिल्म की पार्टी के दौरान जो कुछ हुआ उसे श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के सामने कुछ इस तरह से बयां किया। छिछोरे की रिलीज के बाद एक पार्टी पावना फार्म हाउस में हुई थी। दोपहर 3 बजे हम पहुंचे थे। पावना में लंच के बाद बोट से हम आइलैंड पहुंचे थे, जहां पर ड्रग्स और शराब की पार्टी हुई थी, जिसमें हम म्यूजिक लगाकर नाचे थे। देर रात तक ये पार्टी चली थी, लेकिन मैंने उस पार्टी में ड्रग्स नहीं लिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सच ऐसा जरूर सामने आ रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के नेक्सस का पर्दाफाश कर रहा है। फाइंडिंग आउट जो कल्प्रिट्स है, जो डीलर्स है, जो इम्पोर्टर्स है, जो द अंडरग्राउंड सिंडिकेट, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कार्टेल जो कहता है, इटालियन स्टाइल कार्टेल, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप किधर भी जाइए जहाँ स्कूल के बाहर होते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे देखिए, आप ये जो मेलाज होते हैं वहाँ देखिए, सब लोग कभी कभी कहता है ना, वो लोग ड्रग्स में डूबे होते हैं बिकॉज लोग उनको एडिक्ट बनाया है। यही वजह है कि एनसीबी अभी तक इस मामले में जितने भी लोगों के गिरेबान तक पहुंची है, उन सभी से वो सच जानना चाहती है जो ड्रग्स की कड़ियों को और आगे तक बढ़ा सके। अभी ड्रग में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, उनको काम नहीं देने का निर्णय अगर हर निर्माता करता है, उन्होंने करना चाहिए। जो निर्माता ने इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसा अगर वो नहीं करेंगे, उनको काम देंगे, तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे और उनका शूटिंग बंद करेंगे। मुझे लग रहा है कि भाई अभिनेत्रियों के नाम के क्यों आ रहे हैं, मतलब अभिनेता के नाम के क्यों नहीं आ रहे। पार्टी होती थी, उसमें अभिनेत्रियाँ भी थी, अभिनेता भी थे, प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे, तो सभी लोग उसमें थे, तो वो तो सब लोग पीते थे, तो उनके नाम के क्यों नहीं आ रहे, तो उनके भी नाम आना चाहिए। इस बीच न्यूज 18 के पास सारा अली खान से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि एनसीबी के सामने पूछताछ में सारा अली खान ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें कही हैं। एनसीबी सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक सारा ने एनसीबी के सामने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। सारा ने सुशांत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स ली थी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली सारा अली खान ने एनसीबी के सामने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी ड्रग्स ली थी। हालांकि एनसीबी ने जब सारा से ड्रग्स को लेकर सवाल किए तो उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत और अपने रिश्ते को लेकर भी एनसीबी के सामने कुछ बेहद सनसनीखेज बातें रखी। साल 2018 में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान हम दोनों के बीच रिलेशनशिप हुई थी। फिल्म की शूटिंग के बाद सुशांत के केप्री हाउस वाले घर में मैं रहने भी चली गई थी। हम दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड के कोह समुई आइलैंड भी गए थे, जहां हमने पार्टी की थी।
मैंने पावना में सुशांत के साथ फ्लेवर्ड हुक्का ट्राई किया था, लेकिन मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। सारा अली खान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एनसीबी मामले में, ड्रग कार्टेल मामले में, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो सुशांत सिंह मामले में, क्योंकि बताया जाता है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह की दोस्ती बहुत गहरी थी और सारा अली खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ फिल्म करके की थी। और ऐसे में सारा अली खान का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन को लेकर और साथ ही साथ सुशांत मामले को लेकर। जाहिर है जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फिल्मी दुनिया का वो सच बेनकाब हो रहा है जिसके बीच हमेशा एक पर्दा बना रहा। लेकिन एनसीबी अपने सवालों से अब उसी पर्दे को हटाना चाहती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खाई में गिरी एक घोड़ी का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये घोड़ी वहां काफी देर तक फंसी रही, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वहां से बाहर निकाला। हालांकि खाई में गिरी इस घोड़ी को वहां से निकालना काफी मुश्किल था और इसीलिए बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का फैसला किया। इसके लिए घोड़ी के हाथ पैरों को अच्छी तरह से जकड़ दिया गया और फिर रस्सी से बांधकर उसे वहां से निकाला गया। इसके बाद घोड़ी को सुरक्षित एक मैदान पर उतार लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। कोरोना संकट के बीच चीन के गुआंगडोंग प्रांत में 3000 से ज्यादा ड्रोन उड़ाकर एक लाइट शो का आयोजन किया गया। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर मचा रहा है, लेकिन वो खुद ड्रोन शो जैसे कार्यक्रम करके मस्ती में डूबा है। और दावा है कि इसी के साथ चीन ने एक वक्त में सबसे ज्यादा ड्रोन उड़ाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। सामने आई तस्वीरों में एक मैदान तेज रोशनी से चमकते 3051 ड्रोन से भरा नजर आया और रात के अंधेरे में जैसे ही वो ड्रोन उड़े तो शहर का आसमान जगमगा उठा। ड्रोन हवा में चीन के नेविगेशन सिस्टम, स्पेस लैब और एरोस्पेस से जुड़ी कुछ दूसरी आकृतियां बनाते दिखे। इससे पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2000 से ज्यादा ड्रोन एक साथ उड़ाने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन चीन ने 3000 से भी ज्यादा ड्रोन से लाइट शो किया। ऐसे में दावा है कि चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोरोना संकट के बीच रूस की राजधानी मॉस्को के पास छठे फायरवर्क्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस बार आतिशबाजी का यह कार्यक्रम दूसरे विश्व युद्ध में रूस की जीत के नाम रहा, जिसकी चमक मीलों दूर से ही नजर आई। एक साथ इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। एक बार पटाखे चलने शुरू हुए तो फिर आतिशबाजी ने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। हालांकि कोरोना का असर इस कार्यक्रम पर भी पड़ा। वैसे तो दुनिया भर के देशों से कई टीमें रूस में जलवा दिखाने पहुंचती थीं, लेकिन 6 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब फेस्टिवल में सिर्फ रूस की ही टीमें शामिल हुईं। और तो और जिस शानदार नजारे को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ लग जाती थी, इस बार उसे दर्शक ही नसीब नहीं हुए। टीवी पर ही कार्यक्रम दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमण की वजह से इलाके के लोगों को परेशानी हो रही थी और उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को ढहा दिया। इस काम में मशीन की मदद ली गई। तस्वीरों में दिखा कि कई दुकानदारों ने सड़क की जमीन तक दुकानें बना ली थी, जिन्हें मशीन के जरिए तोड़ दिया गया। इस दौरान वहां हंगामा ना हो इसलिए भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया। कई चौराहे खाली करा दिए गए हैं, बाकी आगे जो चौराहे बचे हुए हैं जिस पे काम चलना है उनको नोटिस दे दिया गया है। बताया गया कि दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई के डर से खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। कोरोना की वजह से रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों के सामने इस साल रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना की मार दिल्ली के सबसे बड़े पुतला बाजार कहे जाने वाले तिमारपुर पर भी पड़ी। गृह मंत्रालय इस प्रकार की गाइडलाइंस जल्दी ही इशू करेगा कि जिसके आधार पर रामलीलाओं का मंचन हो सके। हालांकि त्योहार से 2 महीने पहले तक खाली बैठे ये कारीगर अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जापान की एक कंपनी ने महामानव की तरह दिखने वाला एक ऐसा रोबोट बनाया जो 60 फीट ऊंचा है। फिलहाल योकोहामा शहर में इस रोबोट की टेस्टिंग चल रही है, जिसका वीडियो सामने आते ही वायरल भी हो गया, जिसमें रोबोट को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म का कोई किरदार आंखों के सामने खड़ा हो। 6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे रोबोट के आगे बिजली का खंभा भी कोई खिलौना लगा। खास बात यह कि 25 टन वजन वाला इतना विशाल रोबोट हिल डुल भी सकता है। वीडियो में वो कभी झुकता दिखा तो कभी उंगली दिखाता नजर आया। बताया गया कि इंजीनियरों की टीम ने 6 साल पहले इस रोबोट पर काम शुरू किया था। जापान में बना ये रोबोट वहां 1970 के दशक की एक मशहूर एनिमेशन सीरीज के एक किरदार पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात की कड़ी 69वीं कड़ी होगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित कर चुके हैं।